हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है सिंक्रोनस मोटर और आज हम उसके आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर। लोड, अगर हम सिंक्रोनस मोटर पे लोड देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सिंक्रोनस मोटर पे लोड जोड़ने पर सिंक्रोनस मोटर की औसत गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब किसी भी मोटर पे अगर हम मान लीजिए, अब किसी भी मोटर पे अगर हम लोड जोड़ रहे हैं, अगर हम लोड जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसकी घूर्णन गति पे कमी आती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। जैसे ही हम लोड देते हैं, कुछ रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, अर्थात लोड दे रहे हैं, तो उस रेसिस्टेंस के द्वारा जो विरोध होता है उसके कारण मोटर की गति में कमी आती है। परंतु जैसे ही सिंक्रोनस मोटर पे लोड को आरोपित किया जाता है, अर्थात लोड को दिया जाता है, तो इसकी एवरेज स्पीड में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति पर रोटेशन करता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि सिंक्रोनस मोटर का नाम ही है तुल्यकालिक मोटर, अर्थात हर समय में, समय का जितना भी कालखंड चल रहा है उसमें हर समय में एक जैसा बिहेव करता है, बिल्कुल एक लय में घूमता है, इसीलिए इसे सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। अब देखिए, याद रखना है हमें कि लोड जोड़ने पर भी आर्मेचर धारा में वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके स्पीड में कोई अंतर नहीं होता, तो जो आर्मेचर धारा पहले थी वही आर्मेचर धारा रह जाती है। अब जब मोटर के ऊपर लोड को डाला जाता है या लोड लगाया जाता है तो मोटर बहुत कम समय के लिए धीमा हो जाता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए, देखिए इफेक्ट पड़ता है लेकिन बहुत कम समय के लिए पड़ता है, तो इस पर कोई, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। बहुत कम समय के लिए धीमा हो जाता है। इस समय रोटर पोल स्टेटर पोल के पीछे रहता है। रोटर पोल जो हुआ हमारा, वो स्टेटर पोल के पीछे रहता है। अब देखिए, यही पीछे रहने के कारण जो एंगल बनता है उसे लोड एंगल कहते हैं, या अल्फा से बताते हैं। पूरा नाम अल्फा लोड एंगल कहते हैं, या फिर कपलिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ इसका फेजर डायग्राम बनाया है तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हमारा ई आर क्या है, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल है। ई बी क्या है आपका, बैक पोटेंशियल है, या बैक पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलिए। वी क्या है, स्टेटर सप्लाई वोल्टेज है। और आई ए क्या है, स्टेटर करंट है। अब देखिए, अल्फा जो है हमारा, ये क्या होता है, थीटा से पीछे आता है, थोड़ा सा मान इसका पीछे आ जाता है। ठीक है, तो अब इस कारण क्या होता है कि कुछ समय के लिए बिल्कुल उसके रोटेशन पे अंतर पड़ता है, लेकिन उसे हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है ना, हमें बस यही समझना है कि इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवरेज स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और आर्मेचर धारा में कोई वृद्धि नहीं होती। बस इसी दो पॉइंट को हमें याद रखना है। चलिए, अब है टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर कितनी प्रकार के होते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है प्लेन सिंक्रोनस मोटर और दूसरा है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, यह है प्लेन सिंक्रोनस मोटर। देखिए, प्लेन सिंक्रोनस मोटर की संरचना 3 फेज अल्टरनेटर के समान होती है, अर्थात स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग और रोटर पर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, स्थायी ध्रुवता, परमानेंट पोलैरिटी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और इस उत्पन्न करने के लिए इसको उसके पोल पर डीसी एक्साइटर पोल स्थापित किए जाते हैं। अस्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने के लिए डीसी एक्साइटर पोल स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आप एक फिगर देख रहे हैं आप, ये प्लेन सिंक्रोनस मोटर का फिगर है। देखिए, ये 3 फेज सप्लाई है, क्योंकि 3 फेज अल्टरनेटर के समान होता है। अब 3 फेज सप्लाई जो हमारा आया, तो 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, ये देखिए पहली वाइंडिंग यहाँ है 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, और दूसरी वाइंडिंग जो है वो ये हमारी ये है रोटर वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिए कि रोटर वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, डीसी सोर्स को जोड़ते हैं। जो हमने कल सीखा कि डीसी सोर्स से रोटर वाइंडिंग से डीसी सोर्स निकाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट जनरेटर भी कहते हैं। इसे यहाँ से डीसी सप्लाई दिया गया। अब उसके बाद ये देखिए आप, ये सब पोल है, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये दोनों ऊपर नीचे नॉर्थ पोल। ठीक है ना, अब ये बाहरी भाग स्टेटर हुआ, ये आंतरिक भाग जो ये आप देख रहे हैं, ये 3 फेज स्टेटर हुआ, स्टेटर वाइंडिंग इसी पर रहती है। चलिए, और ये है आपका पोल।
चलिए, और तो फिगर हमको समझने के लिए नहीं है। अब देखिए, रोटर पोल की संरचना मोटर की तय की गई रोटेशनल स्पीड के अनुसार रखी जाती है। फिर से सुनिए, रोटर पोल की संख्या, देखिए ये पोल जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये बीच में मध्य में ये जो आप देख रहे हैं, ये मध्य में रोटर है, ठीक है। और ये इस पे 4 पोल स्थापित किए गए हैं, ये चारों पोल हैं, 2 नॉर्थ 2 साउथ। तो ये पोल कितने होंगे, इसकी संख्या डिपेंड करती है इस फॉर्मूला के अनुसार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर की जो रोटेशनल स्पीड होती है वो ना 1 आरपीएम अधिक हो सकती है, ना 1 आरपीएम कम हो सकती है निकाले गए वैल्यू से। तो हमारा जो वैल्यू आया उसके अनुसार हम पोलों की संख्या इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका जो सिंक्रोनस मोटर है उसका आरपीएम 1500 है, ठीक है। और तो हमें पोल कितने रखने पड़ेंगे, देखिए इस फॉर्मूला बैठाइए आप, पोल की संख्या क्या होगी 120, एफ का मान तो फ्रीक्वेंसी है तो 50 हम दे देंगे, तो 12 पंचे 60, 6000 हुआ। और एन की संख्या रोटेशन कितनी हमारी 1500, 1500 देंगे तो बिल्कुल 4 आएगा आंसर, आएगा ना, आप सॉल्व करके देख लीजिए 4 आएगा। अब हमें याद रखना है कि रोटर पोल को डीसी प्रदान करने के लिए मोटर के शाफ्ट से एक छोटा डीसी शंट जनरेटर, जिसकी क्षमता 110 वोल्ट से 250 वोल्ट होती है, को जोड़ दिया जाता है। इसे ही एक्साइटर कहते हैं। किसे एक्साइटर कहते हैं, रोटर पोल के को डीसी प्रदान करने के लिए उसके शाफ्ट से ये देखिए, ये दोनों शाफ्ट है, इस शाफ्ट से हम क्या जोड़ते हैं, एक छोटा डीसी शंट जनरेटर जोड़ देते हैं। यही जो युक्ति पूरी बन के आती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटर कहते हैं। कोई पूछे एक्साइटर क्या है शंट जनरेटर सिंक्रोनस मोटर के लिए, तो क्या बोलना है हमें कि आपको रोटर पोल को डीसी प्रदान करने के लिए एक छोटा सा मोटर जनरेटर इसमें जोड़ा जाता है, शंट जनरेटर। यही क्या कहलाता है, सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटर कहलाता है। अब सिंक्रोनस मोटर के क्या लाभ होते हैं, पहले लाभ पढ़ते हैं। देखिए, सामान्यतः लोड तथा मतलब सामान्य लोड पे या जीरो लोड पे सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति अपरिवर्तित होती है। अब देखिए, हल्के लोड पे जो नॉर्मल लोड है या फिर जीरो लोड पे, हम ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर की जो घूर्णन गति रहेगी, रोटेशनल स्पीड रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ना एक ज़्यादा ना एक कम। दूसरा क्या है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन को घटाने पर लैगिंग करंट तथा स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाने पर लीडिंग करंट प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन को घटाने पर लैग, घट रहा है तो लैग, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन बढ़ रहा है तो लीड, ठीक है। चलिए, अब इसकी हानियां क्या क्या है, देखिए, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, जिस कारण मोटर को लोड से कनेक्ट करके स्टार्ट नहीं किया जा सकता। पहले हम स्टार्ट कर लेंगे तब लोड से कनेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले लोड से कनेक्ट कर दिया और फिर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है हानि इसका, मोटर को चालू करने के लिए एसी तथा डीसी दोनों तरह के सोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति या रोटेशनल स्पीड को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ये कांस्टेंट होती है, घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जितने पोलों की संख्या है उस हिसाब से जितना आरपीएम निकल के आ रहा है बिल्कुल उतना ही टर्न मारेगा ये 1 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उससे कम भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस मोटर में एक फॉल्ट होता है, जिसे हंटिंग कहते हैं। इस फॉल्ट के कारण क्या होता है कि जब लोड वृद्धि करते हैं हम, जो उसका फिक्स लोड है उससे ज़्यादा लोड हम मोटर पे दे देते हैं, तो उसके रोटर में कंपन यानी रोटर ऑक्सीलेट करने लगता है, वाइब्रेशन आ जाता है, रोटर आवाज़ करने लगता है, कांपने लगता है। ओके, अब है कि सिंक्रोनस मोटर का हम प्लेन टाइप सिंक्रोनस मोटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने में, दूसरा जनरेटर या ऑक्सीलेटर के रोटेशनल स्पीड को कांस्टेंट रखने में, और तीसरा कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड पर कार्य करने वाले कंप्रेसर या पंप इत्यादि में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर इसके आगे पढ़ाई, ये दूसरी टाइप जो हमारे पास है इसकी ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ये वाली, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हमारा प्लेन सिंक्रोनस मोटर खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छा, तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।